लेकिन फिक्र की शुरुआत ट्रंप की नोबेल वाली नाराजगी से। उन्होंने कहा है कि मुझे शांति का नोबेल नहीं मिला है, शांति का ठेकेदार मैं नहीं हूं। सवाल है कि क्या नोबेल न मिलने से खींच के चलते ट्रंप पूरे यूरोप को युद्ध में झोंक देंगे? आज की सबसे बड़ी खबर, कवर स्टोरी यही है, और जो अब ट्रंप कर रहे हैं वो किसी ने कल्पना नहीं की थी। देखिए, इन सबसे शायद अमेरिका के लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए ट्रंप ये सब कर रहे हैं। आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बेहतर कैंडिडेट बताने वाले एक राष्ट्रपति की युद्ध की लालसा भी है और धमकी भी है। आज ही 20 जनवरी के दिन एक वर्ष पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने थे, लेकिन एक वर्ष में ही ट्रंप ने ग्लोबल ऑर्डर में उथल पुथल मचा दी है। ऐसा लग रहा है जैसे ग्लोब को ऐसे घुमा दिया उन्होंने। ट्रंप ने अब से कुछ घंटे पहले खुद को टैरिफ किंग बताया। हमें पता है ट्रंप ने टैरिफ का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया है, पूरी दुनिया यह जानती है। अब उनके जिद्दी तेवरों से दुनिया हैरान है। जैसे कोई बच्चा खिलौने के लिए जिद करता है, उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप लगातार शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए जिद करते आ रहे हैं। अभी भी यह जिद जारी है। ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर को लंबा लेटर भेजा है। इस लेटर में शांति की भाषा नहीं है। उन्होंने कहा है कि शांति की ठेकेदारी सिर्फ उनकी नहीं है। उन्होंने नॉर्वे के पीएम से जो कुछ भी कहा है वो शांति की भाषा तो है ही नहीं, यह जंग की वार्निंग है और धमकी की राजनीति है। ये दो तस्वीरें आपको जरूर देखना चाहिए। पहली तस्वीर, ट्रंप ने जब यह तस्वीर अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की, ये देखिए, एआई जनरेटेड है वैसे ही। इसमें ग्रीनलैंड पर उनके कब्जे की मंशा साफ है। इसमें वो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडे के साथ खड़े हैं। उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं। यानी ट्रंप ने संदेश दिया है कि वो बहुत जल्द ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले। ये वही ट्रंप है जिन्होंने गाजा को लेकर एक बड़ा एआई वीडियो भी सर्कुलेट किया था, याद है आपको? सोचिए, ध्यान से देखिए। अगली तस्वीर दिखाते हैं। मतलब कभी किसी ने कल्पना की थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति खुद ही अपने मीम वायरल करेगा? खैर, अब दूसरी तस्वीर। यह तस्वीर भी ट्रंप ने रात में करीब 1 बजे ही पोस्ट की। यह पुरानी तस्वीर है जिसमें वो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के साथ एक बॉस की तरह बैठे हैं। ये देखिए ध्यान से। पीछे एक मैप है जिसमें ग्रीनलैंड और कनाडा पर अमेरिका का कब्जा दिखाया गया है। सामने कीर स्टार्मर, जॉर्जिया मेलोनी, उर्सुला वॉन डर लेyen, मार्क मैक्रो, फिनलैंड के राष्ट्रपति बैठे हुए हैं। यानी ट्रंप ने संदेश दे दिया कि उनके मंसूबों के आगे यूरोप ही कुछ नहीं कर पाएगा। यह भले ही एक तस्वीर है, लेकिन इसके कूटनीतिक मायनों से पूरे यूरोप में हलचल है। अब बात शांति के नोबेल के लिए ट्रंप की धमकी वाली चिट्ठी और उस पर दिए गए जवाब पर। यह बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेक्स्ट है। इंटरेस्टिंग कंटेक्स्ट इसलिए क्योंकि अब नोबेल प्राइज मिल चुका है, कहानी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन ट्रंप तो हैं रूठे, नाराज हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। मुझे नहीं दिया तो अब देखो मैं क्या करता हूं। ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम से कहा मुझे नोबेल नहीं मिला, अब शांति मेरी प्राथमिकता में नहीं है। इस पर नॉर्वे के पीएम ने जवाब दिया। नोबेल पर ट्रंप का गुस्सा पूरी तरह से नाजायज है। ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा मैंने 8 युद्ध रोके, क्या यह नहीं देखा? इस पर नॉर्वे के पीएम ने कहा नोबेल पुरस्कार देने में नॉर्वे सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ट्रंप ने कहा दुनिया में शांति सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं। इस पर नॉर्वे के पीएम ने कहा नोबेल पुरस्कार एक स्वतंत्र कमेटी देती है। ट्रंप ने कहा अब मैं वही करूंगा जो अमेरिका के हित में होगा। इस पर नॉर्वे के पीएम जोनास गेहर स्टोर ने कहा नोबेल न मिलने से ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमला करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा मैंने नेटो के लिए बहुत कुछ किया, अब नेटो अमेरिका के लिए कुछ करे। इस पर जोनास ने कहा हमने टैरिफ पर ट्रंप से बात की, लेकिन वो बातचीत को अलग मोड़ पर ले गए। ट्रंप ने कहा किसी भी एग्रीमेंट में ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा नहीं है। इस पर नॉर्वे के पीएम ने कहा ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, हम डेनमार्क के साथ खड़े हैं। ट्रंप ने पहले नोबेल के लिए नॉर्वे को धमकी दी, बाद में कहा कि एक नेक महिला को लगा कि शांति का नोबेल उन्हें मिलना चाहिए था। अगर कोई यह सोचता है कि नोबेल पुरस्कार पर नॉर्वे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है तो वो बड़ी गलतफहमी में सोचने वाली बात। जानते हैं आप यहां पर क्या है? ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। वर्ल्ड ऑर्डर तहस नहस किया, समझ में आता है, लेकिन रूल ऑफ लॉ उसको तहस नहस कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट कैसे कर सकता है? बट ही इज ट्रंप, हेयर हिम आउट। वैसे आपकी जानकारी के लिए कई एक्सपर्ट्स को मैं पढ़ रहा हूं, उन सब का यह कहना है कि जो ट्रंप
जो बाइडेन की सेहत को लेकर सवाल उठाते थे, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, इनकी सेहत को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। ट्रंप के तेवर देखते हुए साफ है कि वो अब शांति की नहीं बल्कि जंग की बात कर रहे हैं और जंग की मंशा रखते हैं। अब देखते हैं कि कैसे ट्रंप ने बड़े बड़े देशों को धमकी वाला सरप्राइज दिया। ट्रंप ने नॉर्वे को धमकी दी, ध्यान रखना। क्या कहा ट्रंप ने? ध्यान रखना, शांति की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, ट्रंप ने यह कहा है। फिर ट्रंप ने फ्रांस को धमकाया, अगर गाजा पीस बोर्ड में शामिल नहीं हुए तो 200% टैरिफ लगा दूंगा, क्योंकि मैक्रोन ने मना कर दिया, ऐसा लग रहा है। मतलब उनको धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने ब्रिटेन के पीएम की स्टामर से कहा है, अमेरिकी बेस वाले डियागो गार्सिया को मॉरिशस को सौंपना मूर्खता है। ट्रंप ने चलते फिरते डेनमार्क को फिर धमका दिया, ग्रीनलैंड अमेरिका का है, इसे लेकर रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पर लगातार बरस रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा को ही ताक पर रख दिया। देखिए, आमतौर पर दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच कुछ निजी बातचीत भी होती है, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है। एक चलन है कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है, लेकिन ट्रंप ने अपनी धौंस जमाने के लिए मैक्रोन से निजी बातचीत को सार्वजनिक कर दिया ताकि मैक्रोन का कूटनीतिक कद छोटा हो सके। ट्रंप ने दिन में मैक्रोन को धमकी दी और रात को बता दिया कि आखिर मैक्रोन ने क्या कहा। ट्रंप ने मैक्रोन को धमकी दी, पीस बोर्ड में फ्रांस शामिल नहीं हुआ तो फ्रेंच वाइन पर 200% टैरिफ लगाऊंगा। बाद में मैक्रोन ने कहा, मुझे नहीं पता ट्रंप ग्रीनलैंड पर क्या कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, मैक्रोन को कोई पसंद नहीं करता, जल्दी उनकी कुर्सी छिनने वाली है। इस पर मैक्रोन ने कहा, पेरिस में डिनर पर मिलते हैं। सारी बातें अब वहीं होंगी। यूरोपीय देशों में अगर कोई ट्रंप के साथ है तो उस देश का नाम है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री आंद्रेज ने कहा है, मैंने 15,000 चेक कोरोना यानी चेक की मुद्रा में ग्लोब खरीदा जिससे देख सकूं ग्रीनलैंड कहाँ है। मुझे पता चला रूस की ऑर्शनिक 26 मिनट में व्हाइट हाउस पहुंच जाएगी। रूस की ऑर्शनिक मिसाइल 11 मिनट में ग्रीनलैंड भी पहुंच जाएगी। ग्रीनलैंड पर रूस और चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का दावा सही है। तो वहीं अमेरिका के वाणिज्य मंत्री स्कॉट बेसन ने धमकी दी है, जो अमेरिका के खिलाफ होगा उसका बुरा अंजाम होगा। आप भी धमकियों वाली फिक्र की रील जरूर देखें। वहीं ग्रीनलैंड में मिलिट्री एक्शन भी तेज हो गया है। एक तरफ अमेरिका ने अपना मिलिट्री जेट ग्रीनलैंड की तरफ भेज दिया है, तो यूरोपीय देशों के सैनिक भी ग्रीनलैंड पहुंच गए। लेकिन ग्रीनलैंड पर यूरोप की सैन्य एकजुटता मजाक बनती दिख रही है। क्या यूरोप सिर्फ 40 सैनिकों से ताकतवर अमेरिका का मुकाबला करेगा? हम ये क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। इस वीडियो को गौर से देखिए। ये यूरोप की वो फौज है जो ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का जवाब देने उतरी है। कड़ाके की ठंड में ये वो सैनिक हैं जो अमेरिका की विशालकाय सेना का मुकाबला करने के लिए पहुंचे हैं। इन सैनिकों की संख्या पर शायद डोनाल्ड ट्रंप खुद हंस रहे होंगे। फ्रांस के 15 सैनिक ग्रीनलैंड पर उतरे, जर्मनी ने अपने 13 सैनिक भेजे, नॉर्वे ने 2 सैनिकों को भेजा, नीदरलैंड्स ने भी 2 सैनिकों को भेजा, फिनलैंड के 2 सैनिक ग्रीनलैंड पर उतरे, ब्रिटेन ने तो अपना सिर्फ 1 सैनिक भेजा। स्वीडन के सैनिकों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं डेनमार्क इकलौता देश है जिसने ग्रीनलैंड में बड़ी संख्या में सैनिक भेजे हैं। ग्रीनलैंड में पहले से ही डेनमार्क के करीब 200 सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा 14 सदस्यीय सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल भी वहां मौजूद है जो आर्कटिक इलाकों में गश्त करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने ग्रीनलैंड के पेटोफिक स्पेस बेस में तैनाती के लिए अपना बड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट रवाना कर दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सभी देश मिलकर अमेरिका का मुकाबला कर पाएंगे? ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड के लोग उनका विरोध नहीं करेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि कुछ दिन पहले ग्रीनलैंड में ट्रंप के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और ग्रीनलैंड के लोग कह रहे हैं कि ट्रंप का दिमाग खराब हो गया है। जबकि दूसरी तरफ यूरोपीय देश मिलकर अलग तरह का गठबंधन बनाने की सोच रहे हैं जो नेटो से अलग होगा और उसमें अमेरिका शामिल नहीं होगा। इस गठबंधन को कोलिशन ऑफ द विलिंग यानी इच्छुक देशों का गठबंधन कहा जा रहा है। इसमें कीर स्टारमर, इमैनुअल मैक्रोन, फ्रेडरिक मर्स और उर्सुला वॉन डर लेयन जैसी नेता शामिल हैं। ये पहली बार है जब यूरोप अमेरिका के बिना अपनी सुरक्षा के बारे में इतनी गंभीरता से सोच रहा है।
यूरोपीय देशों के तेवर बता रहे हैं कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमला हुआ तो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देश भी एक्शन में आएंगे। नेटो का आर्टिकल 5 लागू माना जाएगा और अमेरिका यूरोप की जंग शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस बीच आपको एक और बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट दे देते हैं। एक तरफ ट्रंप ने अपने टैरिफ से दुनिया भर में हाहाकार मचा रखा है, तो दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लीन, जो कि हमारी स्पेशल गेस्ट है 26 जनवरी पर, उन्होंने कहा है कि वो अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। भारत के साथ एक ऐतिहासिक डील होने जा रही है। उन्होंने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। इससे भारत और यूरोप के 200 करोड़ लोगों को फायदा है। पहले आप उनका बयान सुनिए, फिर आपको असीम मुनीर का मौलाना वाला कैरेक्टर दिखाएंगे। अब खबर पाकिस्तान की, जहां सेना प्रमुख भी कट्टर मौलाना की तरह नफरती भाषण दे रहे हैं। उफ, ये खबर ध्यान से देखिएगा। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में असीम सत्ता हासिल करने वाले सपने देख रहे हैं। मौका कोई भी हो, मंच कोई भी हो, देश की स्थिति जैसी भी हो, असीम मुनीर सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचते हैं। असीम मुनीर के नए बयान में मजहबी आग और नफरती चिंगारियां हैं। पाकिस्तान के लाहौर में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में मुनीर ने फिर से यह साबित कर दिया है कि वो इस्लाम को हथियार बनाकर असली मकसद पूरा करेंगे। ऐसे शब्दों और ऐसे भाषणों के बाद मुनीर को कट्टरपंथी मौलाना कहा जा रहा है। उनकी छवि फील्ड मार्शल से ज्यादा मजहबी तकरीरें देने वाले मौलाना की बन गई है। ऐसा लगता है कि मुनीर को हर फ्रंट पर पिट रही अपनी सेना की चिंता नहीं है, बल्कि अपना मकसद पूरा करने की चिंता है। इसी वजह से अब फील्ड मार्शल मुनीर के अंदर मौलाना मुनीर एक्टिव हो गया है। जब आप मुनीर के एक एक शब्द के बारे में जानेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्हें क्यों मौलाना कहा जा रहा है। कल हमने इसी शो में दिखाया था कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ के नाती की शादी कैसे चर्चा में थी। शाही शौक, महंगी ड्रेस, भारतीय डिजाइनर लहंगे को लेकर पूरे पाकिस्तान में विवाद हुआ। अब नवाज शरीफ के नाती जुनैद सफदर के वलीमा यानी रिसेप्शन को लेकर विवाद हो रहा है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि इसी फंक्शन में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने कट्टर मौलाना वाली तकरीरें दी। यहीं पर पाकिस्तान के एक अखबार के साथ बातचीत में उन्होंने कई नफरती और मजहबी बयान दिए। बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और सैन्य अधिकारी मौजूद थे। पाकिस्तान के अखबार से बातचीत में मुनीर की 5 तकरीरों की चर्चा हर जगह हो रही है। ध्यान से देखिए। नंबर 1, असीम मुनीर ने कहा कि इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान का असली मकसद पूरा होने वाला है। दूसरी बात, अल्लाह ने पाकिस्तान को मकसद हासिल करने के लिए ऐतिहासिक मौका दिया है। तीसरी बड़ी बात, इस्लामिक देशों के बीच पाकिस्तान को खास दर्जा हासिल है। अब 3 झूठ तो आप देख चुके हैं। असीम मुनीर ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में इस्लामिक देशों में पाकिस्तान की अहमियत और बढ़ेगी। मुनीर अपनी तारीफ भी करने से नहीं चुके। उन्होंने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से सराहना मिल रही है, यह अल्लाह की मेहरबानी है। वैसे आपको एक बात बता दूं, हमारे यहां कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो ईश्वर की याद ज्यादा आती है। सोचिए जरा, ये इंसान हर मोर्चे पे मात खा रहा है। देश की इकोनॉमी खराब है, फौज की हालत खस्ता है, ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मार पिटी है, वहां के जो टेररिस्ट कैंप हैं वो बर्बाद हो गए हैं और बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है। असीम मुनीर की लीडरशिप में पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान, खैबर से लेकर पीओके और भारतीय सीमा हर जगह पिट रही है, लेकिन मुनीर को इसकी कोई फिक्र नहीं है। असीम मुनीर की डिक्शनरी में तो सैन्य शक्ति के मामले में सिर्फ और सिर्फ हार है। वहीं कट्टरपंथी शब्दकोश की बात करें तो यह नफरत और जुबानी जहर से भरा पड़ा है। असीम मुनीर की कट्टरपंथी शब्दकोश में कौन कौन से शब्द हैं, सुनिए ध्यान से। कलमा, मकसद पूरा होगा। पाक की बुनियाद 2 नेशन थ्योरी है। इस्लामिक देश, हिंदू मुस्लिम में बुनियादी फर्क है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी मुनीर ने कई मजहबी तकरीरें दी थी, जिससे उनका असली मकसद आप समझ सकते हैं। 5 मकसद, एक अंदाजा देखिए जरा। क्या अल्लाह का नाम लेकर मुनीर अपनी हार को छिपा रहे हैं? जुबान पर अल्लाह का नाम लेकर क्या अपने कर्मों पर मजहब का पर्दा डाल रहे हैं? अल्लाह के नाम पर आवाम का मजहबी ब्रेन वॉश कर रहे हैं?
क्या आतंकियों से अपनी साठगांठ को जायज ठहराना चाहते हैं? क्या मजहबी तकरीरों से अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं? और यह सब मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे की वजह है। कहा जाता है कि पाकिस्तान की जितनी भी हालत जब से वो आजाद हुआ है खराब रही है, तब से सिर्फ एक चीज है जिसके दम पर पूरा पाकिस्तान एक हो जाता है, वरना पाकिस्तान तो अलग अलग जगह, पंजाब का पाकिस्तान अलग है, खैबर का अलग है, सिंध का अलग है। जब यह नारा लगाया जाता है कि इस्लाम पर खतरा है तो पाकिस्तान एक हो जाता है। असीम मुनीर वही इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीजें बढ़ चुकी हैं, बहुत आगे निकल चुकी हैं। लाहौर में मुनीर धर्म के नाम पर नफरत का प्रचार कर रहे थे, कट्टर मौलाना की तरह भाषण दे रहे थे। वहीं स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान की ग्लोबल फजीहत हुई है। कल और आज वहां के स्थानीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सोचिए, दुनिया भर के कई बड़े नेता और बिजनेस लीडर्स दावोस में हर साल जुटते हैं। वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारेबाजी हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पश्तून समुदाय के खिलाफ अत्याचार का आरोप लगाया। यह कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के दूसरे पश्तून क्षेत्रों में निर्दोष नागरिकों की हत्या हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना को आतंकवादी सेना कहा और वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को सामने लाने की मांग की है। यही पाकिस्तान की हकीकत है, असीम मुनीर की असलियत है। पाकिस्तान में भी शहबाज और मुनीर के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। पाकिस्तान की संसद में विपक्ष के नेता मुनीर को आईना दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में वरिष्ठ पश्तून नेता महमूद खान का एक बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की संसद में कहा कि देश की संसद को देश की असली ताकत का केंद्र बनाना चाहिए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता नियुक्त होने के बाद अपने पहले ही भाषण में उन्होंने सेना और संविधान का जिक्र कर मुनीर को आईना दिखा दिया है। अब चलते हैं रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट पर। यूरोप जहां एक तरफ ग्रीनलैंड में उलझा हुआ है, बल्कि बटा हुआ है। ट्रंप कनाडा से लेकर नॉर्वे तक को धमकी दे रहे हैं। यूरोप में अमेरिका से युद्ध छिड़ने का खतरा है। वहीं इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में विध्वंस का नया चैप्टर खोल दिया है। जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह से यूक्रेन पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। भयानक सर्दी में इन हमलों से यूक्रेन के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जेलेंस्की की जनता रूसी हमलों से डरने के अलावा अंधेरे में भयानक सर्दी से कांपने भी लगी है। ये रिपोर्ट देखें। ऐसी रिपोर्ट है कि 19-20 जनवरी की मध्य रात्रि रूस ने एक जिरकॉन एंटीशिप मिसाइल, 18 इस्कंदर एम मिसाइल और ईरान 2 समेत 339 ड्रोन से यूक्रेन को दहलाया। अगली खबर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद और यूपी सरकार के बीच चल रहे स्नान विवाद का एक्सटेंशन है। ध्यान से देखिएगा ये खबर। देखिए, अब प्रयागराज मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वर आनंद से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग लिया, जिसके बाद वो गुस्से से लाल है। हर सवाल का जवाब देने का ऐलान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन प्रोटोकॉल के साथ स्नान नहीं करने और शिष्यों पर लाठीचार्ज के खिलाफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद अनशन कर रहे हैं। यह आग बुझी भी नहीं कि प्रशासन ने ऐसी कार्रवाई कर दी जिससे इस आग में ऐसा लगता है घी और पड़ गया। प्रयागराज प्रशासन ने कल रात उनके शिविर के बाहर एक नोटिस चिपकाया। उनसे 24 घंटे के अंदर यह जवाब देने के लिए कहा गया है कि वो खुद को शंकराचार्य क्यों कहते हैं। नोटिस के डिटेल्स में जाएं तो इसमें कहा गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद कैसे खुद को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में बता रहे हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई अग्रिम आदेश पटाभिषेक के संबंध में पारित नहीं करता, तब तक कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पटाभिषेक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अविमुक्तेश्वर आनंद से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद को मेला प्रशासन की ये बात काफी चुभ गई है। ये सीधे सीधे उनकी धार्मिक सत्ता को चुनौती थी, इसीलिए उन्होंने सरकारी नोटिस का जवाब देने का ऐलान कर दिया। लेकिन इससे पहले उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत की। उन्होंने 3 बातें कही हैं। पहली बात, क्या मेला अधिकारी तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है। दूसरी बात, शंकराचार्य वही जिसे बाकी शंकराचार्य दर्जा दें। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश हमारे पक्ष में है। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। रात को लगभग 12 बजे के बाद
कानून को आए थे तो रात को 12 बजे उन्होंने हमारे शिविर की दीवार पर नोटिस चस्पा कर दिया। मेला अधिकारी को ये पावर कहाँ से है कि वो जिसको घोषित करेगा कि यही शंकराचार्य वही शंकराचार्य होगा? ये कब से अथॉरिटी मिल गई है मेला अधिकारी को? उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या ये अथॉरिटी है कि वो घोषित करे कि ये शंकराचार्य है और ये शंकराचार्य नहीं है? जब मामला निलंबित रहता है तो अंतरिम आदेश होता है, तो अंतरिम आदेश किसके पक्ष में है बताओ? हमारे पक्ष में है। उसका उल्लेख आप नहीं करते हो, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के सुप्रीम कोर्ट के ही आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। ये गलत है। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेके स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है? शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है, और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के अपने तर्क हैं और मेला प्रशासन के अपने, लेकिन इस पूरे विवाद में प्रशासन की मंशा पर वो 5 सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब माघ मेला प्राधिकरण को देना होगा। सवाल नंबर 1, क्या सनातन धर्म के सर्वोच्च पद शंकराचार्य का फैसला अब सरकारी फाइलों में होगा? सवाल नंबर 2, क्या किसी सरकारी अफसर की इतनी हैसियत है कि वो आदि गुरु की गद्दी पर सवाल उठाए? सवाल नंबर 3, अगर प्रशासन को लगता है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है तो अब तक उन्हें शंकराचार्य मानकर सरकारी सम्मान, सुरक्षा और सुविधाएं क्यों दी जा रही थी? सवाल नंबर 4, माघ मेले में जमीन आवंटन की प्रक्रिया धार्मिक अखाड़ों की सहमति से होती है, तो क्या प्रशासन ने इस नोटिस से पहले संतों की राय ली? और सवाल नंबर 5, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, तो फिर मेला शुरू होने के ठीक बीच में यह नोटिस भेजकर संतों को अपमानित करने की जरूरत क्या थी? कुछ लोग स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में मानते हैं, लेकिन यह पद विवादित रहा है क्योंकि इसके समर्थक कहते हैं कि वो उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर हैं, जबकि विरोधी कहते हैं कि उनकी नियुक्ति मान्यताओं के अनुसार नहीं हुई और इसीलिए वो शंकराचार्य नहीं। ऐसे में सवाल है कि शंकराचार्य कौन होगा? इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला न सरकार करती है, न कोर्ट और ना ही कोई डीएम। इसका फैसला कैसे होगा? यह 1200 साल पहले खुद आदि शंकराचार्य ने एक ग्रंथ में लिख दिया था। उस ग्रंथ का नाम था मठाम न्याय उपनिषद। शंकराचार्य की परिभाषा मठाम न्याय यानी मठों का संविधान। इसके मुताबिक शंकराचार्य की कुर्सी सिर्फ उसे मिलती है जो इस एक मंत्र पर खरा उतरे, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, यानी जो वेदों का परम ज्ञानी हो, जो ब्रह्मा यानी ईश्वर में पूरी तरह लीन हो। इस ग्रंथ के मुताबिक शंकराचार्य बनने के लिए 4 शर्तें अनिवार्य हैं। दंडी सन्यासी, उम्मीदवार का जन्मजात ब्राह्मण, बाल ब्रह्मचारी और विधिवत दंडी सन्यासी होना जरूरी है। महाविद्वान, उसे चारों वेद, उपनिषद और वेदांत का कंठस्थ ज्ञान हो। जितेंद्रिय, जिसने अपनी सभी इंद्रियों, क्रोध और लोभ को जीत लिया हो। परिव्राजक, जो धर्म प्रचार के लिए लगातार यात्राएं करता रहे, एक जगह ना रुके। आदि शंकराचार्य ने सन्यासियों के लिए यह नियम इसलिए बनाया ताकि वो किसी एक जगह या लोगों से मोह न करे। उनका काम धर्म प्रचार के लिए लगातार भ्रमण करना है। शंकराचार्य की पूर्ण उपाधि होती है परमहंस परिव्राजकाचार्य, यानी वो आचार्य जो परमहंस हैं और धर्म के लिए निरंतर भ्रमण करते हैं। अब यह देखिए कि कैसे होती है नियुक्ति। नियम कहता है पटाभिषेक किया जाए। जब एक शंकराचार्य अपना शरीर छोड़ते हैं तो नए शंकराचार्य का अभिषेक बाकी 3 पीठों की सहमति और काशी विद्युत परिषद की मोहर लगनी चाहिए।
काशी विद्युत परिषद में देश के सबसे बड़े संस्कृत विद्वान, वेदांती और तर्कशास्त्री बैठते हैं। पूरा शास्त्रार्थ संस्कृत भाषा में होता है। उम्मीदवार से वेदों, उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों पर कठिन से कठिन सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीदवार को तर्कों के साथ उनका जवाब देना होता है और विपक्षी विद्वानों को संतुष्ट करना होता है। इसके बाद ही धार्मिक मान्यता मिलती है। अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में शारदा पीठ, श्रृंगेरी और कालिका पीठ, द्वारका के शंकराचार्य का समर्थन तो उन्हें था, लेकिन गोवर्धन पीठ, पुरी के शंकराचार्य का समर्थन नहीं, इसीलिए पूरा मामला अटक गया। यहां यह भी समझना होगा कि अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने पर विवाद क्यों है। इसमें अभिमुक्तेश्वरानंद का पक्ष यह है कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क यह है कि मठान माय का हवाला देकर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद और कुछ अन्य संतों का तर्क है कि इस नियुक्ति में चारों पीठों की सहमति नहीं ली गई। पुरी के शंकराचार्य को छोड़कर अभिमुक्तेश्वरानंद को बाकी दो पीठों के शंकराचार्य को समर्थन है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है कि क्या वसीयत से शंकराचार्य बन सकते हैं या प्रक्रिया का पालन जरूरी है। यानी लड़ाई परंपरा से जुड़ी है, लेकिन प्रशासन ने इसमें कूदकर आग में घी डालने का काम किया। वैसे इस पूरे विवाद के बीच विरोधी दलों को अच्छा मौका मिला। प्रशासन तय करेगा। वो बीजेपी को हिंदू धर्म विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, मेला क्षेत्र के संजय का धृतराष्ट्र कौन है, जिसको आंखों देखा हाल दिखाया जा रहा है। उन्होंने मेले के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। अखिलेश ने सलाह दी कि बीजेपी को कमिश्नर की जगह कमिश्नर की नई पोस्ट बना देनी चाहिए। कुछ तो है जिसमें हिस्सेदारी है। करीब करीब सभी विरोधी दल बीजेपी पर तीखे हमले कर रहे हैं। आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। हिंदू धर्म को भी बांटने के लिए खुद निकल कर आ गए। कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? 4 ही तो पीठ है सारे संसार में, और उस पीठ के शंकराचार्य को इतने बड़े धार्मिक पर्व के अवसर पर उनको अपमानित किया गया। उनसे मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो वो आंदोलन है कि गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए भारत में, तो इससे आहत है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी के साथ जिस तरह से घटना घटी है, बहुत दुखद घटना है। प्रशासन को इस तरह से अत्याचार नहीं करना चाहिए था। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। तत्काल योगी सरकार को उनसे माफी मांगनी चाहिए। योगी जी स्वयं संत है, संत हृदय नवनीत समाना, तो साधु को स्वयं आकर साधु से माफी मांग देंगे तो कोई बात नहीं है। नहीं, देखिए पूरी तरीके से ये शंकराचार्य का अपमान नहीं, ये सनातनियों का अपमान है। और जो चुटिया पकड़कर ब्राह्मण समाज को खींचा गया है, वो पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है। सरकार को माफी मांगनी चाहिए, योगी जी को स्वयं माफी मांगनी चाहिए और अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अब चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां आज से नवीन युग का आरंभ हो गया है। बीजेपी को नया बॉस मिल गया है। बिहार से आने वाले 45 साल के युवा नितिन नवीन ने 45 वर्ष की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। आज से उन्हीं के निर्देशन में पार्टी चलेगी। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नितिन नवीन के कंधे पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वो देश नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को संभालने वाले अध्यक्ष बन गए हैं। उनके पदभार ग्रहण में खुद प्रधानमंत्री पहुंचे। ये देखिए किस तरीके से ऐसे करके एक उन्होंने थाप दी और बैठाया। कैबिनेट के तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री का एक बयान जो है वो बहुत वायरल हुआ है। जब मंच पर बैठे नितिन नवीन की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, मैं कार्यकर्ता हूं और ये मेरे बॉस हैं। 45 साल के नए अध्यक्ष प्रधानमंत्री से उम्र में 35 साल छोटे हैं। उनके लिए पीएम ने ऐसा क्यों कहा, आगे हम इसे भी डिकोड करेंगे। लेकिन पहले नितिन नवीन की बात, जिन्हें भव्य समारोह के जरिए बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका मुंह मीठा कराया। वहां खड़े रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया तो जेपी नड्डा ने पीठ थपथपाकर बधाई दी। अध्यक्ष पद की कुर्सी पर पीएम मोदी ने उन्हें खुद बैठाया। अध्यक्ष पद की कुर्सी पर जब वो बैठे तो उनके बगल में गुलदस्ता लेकर प्रधानमंत्री खड़े रहे। बाकी बड़े नेता और संगठन के पदाधिकारी भी इस दौरान खड़े रहे। अध्यक्ष पद संभालने पर पीएम ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। स्वागत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें माला पहनाकर बधाई दी। इस मौके पर नए अध्यक्ष नितिन नवीन ने 20 मिनट का भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं जहां राजनीति सत्ता नहीं त्याग है। हम ऐसे दल से जुड़े हैं जहां ऐशो आराम नहीं तपस्या और उत्तरदायित्व है। हम राष्ट्र पहले पार्टी बाद में और खुद सबसे आखिर में के आदर्श पर काम करते हैं। नितिन नवीन ने अपने भाषण में राम मंदिर आंदोलन, जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370 की समाप्ति का भी जिक्र किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो संगठन को और मजबूत करेंगे, साथ ही एनडीए सहयोगियों के साथ समन्वय बढ़ाकर पार्टी को आगे ले जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में उनका भाषण हुआ। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अपने पहले संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री, पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों के योगदान को भी याद किया। हम भारतीय जनता पार्टी के उस सामान्य राजनीतिक दल नहीं जिसके लिए हम काम करते हैं। हम उस विचार के साथ काम करते हैं जिस विचार से हम राजनीतिक अभिव्यक्ति के साथ साथ उस नारे के साथ काम करते हैं जहां राष्ट्र प्रथम के नारे, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। आज का क्षण मेरे लिए संकल्प का क्षण है। आज सिर्फ एक पद को धारण नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी के इस विचार को, परंपराओं को, एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहा हूं। नितिन नवीन से पहले प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन था। यहां पर एक छोटा सा करेक्शन आपको बताना चाहेंगे। उम्र में नए अध्यक्ष से 30 साल बड़े प्रधानमंत्री ने कहा, जब पार्टी के विषयों की बात आती है तो मैं एक कार्यकर्ता हूं और नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। पीएम मोदी के इस बयान में गहरा संदेश है। वो इस बात से वाकिफ हैं कि नितिन अभी युवा है और उन्हें पार्टी के सर्वोच्च पद पर स्वीकार्यता के लिए ताकत थोड़ी ज्यादा लगानी होगी। लिहाजा पार्टी में नितिन नवीन को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद को कार्यकर्ता बताते हुए संगठन के सर्वोपरि होने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नितिन नवीन उस पीढ़ी से आते हैं जिसने रेडियो के दौर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का सफर देखा है। उनके मुताबिक नए अध्यक्ष में युवा ऊर्जा और संगठनात्मक अनुभव दोनों का संतुलन मौजूद है। इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। नितिन जी जो मूलतः कार्यकर्ता हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में 5 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे हमारे नौजवान, ऊर्जावान और प्रतिभावान अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संभाला है। नितिन नवीन जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बेहतर संगठन करता है, देश का भविष्य युवा है और कोई आने वाले देश का नेतृत्व कोई युवा करे, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। वैसे युवा नितिन नवीन के लिए इस साल बड़ा राजनीतिक इम्तिहान है।
उन्होंने ऐसे वक्त में पद संभाला है जब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। असम को छोड़कर 3 जगह विपक्ष के दलों की सरकार है। अध्यक्ष के तौर पर उनका पहला लिटमस टेस्ट इन्हीं राज्यों में होना है, जो उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। खैर, अब खबरों का जो रुख है, हमारी खबरों का रुख, वो जरा दक्षिण भारत की ओर लेकर चलते हैं। चलते तमिलनाडु, जहां कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव है। उसी विधानसभा में आज एक एपिसोड फिर दोहराया गया। पिछले कुछ वर्षों की तरह इस बार भी सत्र की शुरुआत विवाद से हुई। दिलचस्प यह है कि विवाद के विषय, किरदार और लोकेशन सब पुराने ही थे। राष्ट्रगान पर आज तमिलनाडु असेंबली में एक बार फिर विवाद हुआ, जिसमें एक तरफ है राज्यपाल RN रवि और दूसरी तरफ CM MK स्टालिन। परंपरा के मुताबिक सत्र की शुरुआत गवर्नर के भाषण से होनी थी, लेकिन वो इतने नाराज हुए कि बिना कुछ बोले ही निकल गए। सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई तो स्पीकर ने उनसे सरकार का भाषण पढ़ने को कहा। स्पीकर ने कहा कि सदन में केवल विधायक ही राय दे सकते हैं, कोई और नहीं। अब सवाल है कि राज्यपाल ने भाषण क्यों नहीं दिया। इसका जवाब भी गवर्नर हाउस यानी लोक भवन से आ गया। 3 पन्नों में 13 बिंदुओं का जवाब दिया गया है, जिसका निचोड़ यह है कि सरकार के भाषण में कई निराधार दावे थे। जनता को परेशान करने वाले कई मुद्दों को नजरअंदाज किया गया था। लोक भवन के मुताबिक राज्यपाल का माइक बार बार बंद कर दिया गया और उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। राज्य में दलितों के खिलाफ अत्याचार का जिक्र भाषण से नदारद था। राज्यपाल ने 12 लाख करोड़ के निवेश के दावे को सच से दूर बताया और कहा कि कई MOU सिर्फ कागजों पर है। बयान में आखिर यानी 13वें नंबर पर राष्ट्रगान के अपमान का जिक्र था। लिखा था कि राष्ट्रगान का एक बार फिर अपमान हुआ है, संवैधानिक कर्तव्य की अवहेलना की गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टॉप 9 खबरें। पहली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से भ्रष्ट केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के अपराधों के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत राज्य पुलिस के अधिकारी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर सकते हैं और आरोप पत्र दाखिल कर सकते हैं। सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम का दूसरा संशोधन लागू कर दिया है, जिसका मकसद नेशनल हाईवे पर टोल वसूली को मजबूत करना और टोल चोरी रोकना है। अब जब तक टोल का बकाया नहीं चुकाया जाएगा, तब तक वाहन से जुड़े कई काम रोके जाएंगे। सरकार ने अदा न किए यूजर शुल्क की नई परिभाषा भी दी है। मतलब अगर टोल प्लाजा पर गाड़ी गुजर गई और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में पैसा जमा नहीं हुआ तो वो टोल बकाया माना जाएगा। राहुल गांधी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में एक क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों और उनके खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। एक कार्यक्रम में राहुल को उनके दादा फिरोज गांधी का दशकों पहले खोया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस सौंपा गया, जिसे देखकर वो भावुक हो गए। राहुल ने लाइसेंस की तस्वीर अपनी मां सोनिया गांधी को व्हाट्सएप के जरिए भेज दी। नोएडा में मॉल के बेसमेंट से डूबकर जान गंवाने वाले इंजीनियर युवराज मेहता की कार को 70 घंटे बाद पानी से बाहर निकाल दिया गया है। इस केस में आज पहली गिरफ्तारी भी हुई है। MZ विशटाउन के मालिक अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। SIT ने घटनास्थल पर जाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कर्नाटक के DGP रामचंद्र राव की अश्लील हरकत के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर रामचंद्र राव का एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। हालांकि राव ने आरोपों को पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए वीडियो को फर्जी करार दिया है। कामाख्या से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को यात्रियों से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। टिकट बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही घंटों में सभी सीटें फुल हो गईं। 24 घंटे के अंदर ही हर क्लास का टिकट बिक गया। ये ट्रेन 23 जनवरी से हावड़ा से अपनी पहली कमर्शियल यात्रा शुरू करेगी। 17 जनवरी को PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। सबरीमला मंदिर से जुड़े सोना चोरी मामले में SIT ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में 21 जगह छापेमारी की है। सोना तस्करी मामले में देवास्वम बोर्ड के हेडक्वार्टर और पूर्व देवास्वम बोर्ड के अध्यक्ष के घर भी छापे मारे गए। इस मामले में अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 42.8 किलो सोना मरम्मत के लिए भेजा गया था, जिसमें 4.5 किलो कम लौटने पर बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुदर्शनी ऐतिहासिक समुद्री अभियान लोकायन 26 पर रवाना हो गया। इस 10 महीने लंबे अभियान को दक्षिणी नौसेना कमान कोची से वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान भारत की समुद्री ताकत, नौवहन परंपरा और भारतीय नौसेना की प्रशिक्षण क्षमता को दुनिया के सामने पेश करेगी। दुनिया में बढ़ते कूटनीतिक
तनाव के बीच घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। इससे निवेशकों को 9,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक 1065 अंक यानी 1.28% फिसलकर 82,180 पर बंद हुआ है।